हेलो हेलो हेलो, वेलकम 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 बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। तो यहाँ पे बच्चों मैं बड़े इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ उन बच्चों से जिनका DRDO CBT2 निकलने वाला है, मतलब जो DRDO CBT2 देने वाले हैं, मतलब CBT1 जिनका निकलने वाला है और CBT2 जो देने वाले हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब जैसे रिजल्ट DRDO का CBT1 का आएगा बच्चों, तो आप सबको पता है कि CBT2 के लिए इतना समय नहीं मिलेगा कि हम बहुत सारी तैयारी कर सकें। तो आपको लगभग जिनका पेपर अच्छा गया है CBT1, उनको इतना तो तैयार रहना है कि वो सीधा सीधा CBT2 जब आए तो सीधा वो 15-20 दिन में लगभग रेडी हो कि CBT2 दे सके। तब ये बहाना नहीं कि समय नहीं मिला। तो इसीलिए ऑलरेडी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है CBT2 की, आप सबको पहले भी बताया गया था। लेकिन अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ बच्चों, जिनका भी CBT2 प्लान है वो किन चीज़ों पे स्पेशली ध्यान दें। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ सब्जेक्ट्स तो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे कि जो DRDO में ठीक ठाक लेवल पे पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप हाई वेटेज की भी बात करें तो हाई वेटेज सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे लगभग कोर सब्जेक्ट्स ही होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे हाई वेटेज सब्जेक्ट्स के बारे में, थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। और क्या आपको डेली चीज़ों पे फोकस करना है, डेली फोकस इन चीज़ों पे रहना चाहिए आपका, उन चीज़ों के बारे में। तो आप जैसे जानते हैं कि इस टाइम लगभग सभी पेपर के CBT2 ही अब होने वाले हैं। तो कोई लोग हमारे RRB में बिजी हैं, कोई DRD में बिजी हैं, पर मैं कहता हूँ कि आप बार बार यही गलती करते हैं, आप हर एग्ज़ाम को बिल्कुल अलग कर देते हैं कि भाई ये बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग नहीं है, थोड़ा अलग है। हर एग्ज़ाम बिल्कुल अलग नहीं है, जिसकी वजह से हर बच्चा एक एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठता है, दूसरा छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको कहा कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका ठीक ठाक है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। आपको हमेशा से फोकस जो है इस तरह रखना है कि डिफरेंसेस क्या है। हमेशा अपना स्टडी टेबल, अपना स्टडी एरिया आपकी बहुत सारी चीज़ों के इंफॉर्मेशन के साथ होना चाहिए। आपके पास सिलेबस सबसे पहले सामने होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न सामने होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप एक नज़र में देख पाएं कि इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है। इसके लिए बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है जब आप तैयारी करते हैं तो बहुत बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, यार उसमें क्या था, इसमें ये करना है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है बच्चों, सिंपल फोकस रखें। जैसे कि DRDO की अगर हम हाई वेटेज सब्जेक्ट्स की बात करें तो आज भी हाई वेटेज में बच्चों FM-HM ही है। FM-HM जो है वो हाई वेटेज में हमेशा से देखा गया है। अगर हम सेकेंड वेटेज की बात करें तो थर्मल इंजीनियरिंग जो है आपका, वो आपका ठीक ठाक वेटेज में यहाँ पे हमें देखा जाता है या देखने को मिलता है, जिसमें हमारा अप्लाइड थर्मल भी आ गया और हमारा बेसिक थर्मल भी आ गया। उसके बाद थर्ड वेटेज में बोलूँ मैं तो प्रोडक्शन वाला पार्ट है, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पार्ट है वो आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन में आता है बच्चों। अगर हम उसके अगले की बात करें तो फिर आपका सोम डिज़ाइन वाला पार्ट जो है, खासकर सोम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद टोम। तो ये आपके जो है वो 1 2 3 4 एक तरह से 5-6 सब्जेक्ट्स मान लीजिए आप, ये टॉप हाई वेटेज में अभी तक तो देखे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो डिसाइडिंग होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग था, या एक बार इंजीनियरिंग ड्राइंग ठीक ठाक आ गया था तो बच्चों को लगता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इसलिए हमने बच्चों को उसी तरह से तैयारी करी थी कि पहले वो डिफिकल्ट वाले पोर्शन को कवर कर लिया था। नाउ अब जरूरत है कि आप इसी वेटेज के हिसाब से चलेंगे। अगला थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल की बात करें, ठीक है, मैं कम टाइम में आपको संक्षिप्त इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, जरूरी इन्फॉर्मेशन। थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल की बात करें तो हमेशा देखा तो यही गया है कि थ्योरी जो है वो हमेशा ग्रेटर आई है न्यूमेरिकल से, मतलब न्यूमेरिकल से ज़्यादा ही आई है। लेकिन जैसे SSC मेंस ने कुछ अलग किया, वैसे DRDO का चांस नहीं है कि वो बहुत कुछ अलग करे। लेकिन फिर भी आप कम से कम न्यूमेरिकल के लिए रेडी रहे बच्चों। न्यूमेरिकल के लिए आपको रेडी रहना है। देखिए न्यूमेरिकल ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो जरूरी है कि आप प्रॉपर फॉर्मूले जो है वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड, यूनिट कन्वर्जन बेस्ड, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड। और ये समझ लीजिए यहाँ पे आपको हर तरह का न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत है। मतलब आपको PSU पे जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो भी करना है, आपको स्टेट लेवल पे जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है लगभग वो भी करना है, और गेट 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल, ESC का नहीं कहूँगा मैं, गेट 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल है वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो DRDO के लिए जब हम करें तो ये गेट 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी करें बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखिए, इसीलिए मैंने ये प्लान किया है कि MCQ तो जो चल रहा है वो चलेगा ही, लेकिन न्यूमेरिकल को मैं सेपरेट भी आपके कराऊंगा। मतलब DRDO के लिए स्पेशल न्यूमेरिकल सीरीज, वैसे मैं सबके लिए प्लान कर रहा हूँ
कि आने वाले दिनों में आरआरबी के लिए स्पेशल सेशन जहां 2-4 घंटे में आप सारे न्यूमेरिकल टाइप कवर कर लें। ऐसे ही डीआरडीओ के लिए भी गेट का कौन सा न्यूमेरिकल, स्टेट लेवल से कौन से न्यूमेरिकल, पीएसयू से कौन से, ये सब छटनी करवा रहा हूँ मैं, कलेक्शन बनवा रहा हूँ और जल्दी जो है डीआरडीओ के लिए भी सबके लिए न्यूमेरिकल लेके आऊँगा जिसमें आप आराम से पूरे न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल की टेंशन छोड़ दीजिएगा, यहाँ मैं पूरा सेशन जो है आपको न्यूमेरिकल का कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि डीआरडीओ का हर क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल का कवर हो पाए। ठीक है, अब याद रखिए बच्चों, थ्योरी जो होती है वो बेसिक्स प्लस कंसेप्चुअल ठीक ठाक होती है, लेकिन मैं कहूँगा कि फिर भी कंसेप्चुअल होती है। ठीक है, कंसेप्चुअल होती है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप रिवीजन, नंबर ऑफ टाइम अपना रिवीजन करें, आपका फोकस जो है, क्योंकि याद रखिए आप जिस भी पेपर में आप हैं, चाहे आप डीआरडीओ के हो, आरआरबी के हो, रिवीजन आपका मस्ट डू होना चाहिए, खासकर इन कोर सब्जेक्ट का। इन्हीं सब का रिवीजन आपको आरआरबी में भी फायदा करेगा, है ना, आप सब जानते हैं। और स्टिल जो है अगर टोम को छोड़ दे तो बाकी सब आरआरबी के सिलेबस में भी है। तो अगर आपका आरआरबी भी है तो भी ये फायदा कर रहा है, ये है तो भी ये फायदा कर रहा है, और अगर इवन एनसीएल भी है तो भी जो है फायदा कर ही रहा है। बस एनसीएल में जो है वो रिवीजन आपको डेप्थ में नहीं जाना, बस बेसिक रिवीजन सबका करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए जो रिवीजन और फॉर्मूला ये मैं कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। आप जब CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा, CBT 2 टेस्ट आप तब भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 15 दिन में भी आप 15 टेस्ट दे सकते हैं या 10 टेस्ट दे सकते हैं। तो वो 8-10 टेस्ट, मॉक टेस्ट आपके तब भी हो सकते हैं, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने तैयारी रखी हो, आपके फॉर्मूले बिल्कुल रेडी होने चाहिए रिजल्ट आने तक, आपके रिवीजन रेडी होना चाहिए रिजल्ट आने तक। ठीक है, आपका जो है ये शीट सब बनी होनी चाहिए रिजल्ट आने तक, ताकि बस आपको सीधा सीधा करना पड़े, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। ठीक है ना, उस तरह से करना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि डीआरडीओ जैसे एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हैं बहुत अच्छे से, तो यू विल डेफिनेटली कि आपको जो है वो प्रॉब्लम होने वाली है। क्लियर है? क्लोज कर दो बेटा दरवाजा। ठीक है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है बच्चे। तो हमेशा ध्यान रखिए प्रैक्टिस में, जैसे मैंने कोर सब्जेक्ट बताया ना, तो कोर सब्जेक्ट्स के वो पोर्शंस, वो टॉपिक को भी प्रैक्टिस करिएगा जिन टॉपिक पे आपके क्वेश्चंस रेयरली पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं एफएम की बात करूं तो मैं कहूंगा कि बाउंड्री लेयर को भी प्रॉपर पढ़ के चलिएगा। ठीक है ना, एफएम में। एचएम की बात करूं तो एचएम में कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, आपके जो पंप के कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर करके चलिएगा। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट थर्मल की बात करूं, थर्मल वाले पोर्शन की, तो थर्मल वाले पोर्शन में जो अप्लाइड थर्मल है, जैसे गवर्निंग ऑफ टर्बाइन, जनरली हम छोड़ देते हैं ऐसे टॉपिक को जरूर कवर करके चलिएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए जब प्रैक्टिस में कराऊं तो इस चीज पे ये सब टॉपिक आपको कवर कराए जाएं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो पाए। बच्चों याद रखिए समय हमारा बहुत कीमती है, ये अगले 15 से 20 दिन जो है वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उस पर अच्छा खासा अगर आपने प्रैक्टिस या टाइम नहीं दिया अपने नॉलेज को गैदर्ड करने में, तो ये सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो बिखर जाएगी। और मैकेनिकल में आप सबको पता है कि लिमिटेड बच्चे हैं और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। ये लिमिटेड बच्चों को अगर ये लिमिटेड अपॉर्चुनिटी सही से नहीं मिली तो फिर ये समझ लीजिए सब रायता फैल जाएगा, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में मैकेनिकल के और बच्चे आ जाएंगे और फिर ये लिमिटेड अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड हो जाएगी, समझ रहे ना। और वैसे ही श्रिंक करती जा रही है अपॉर्चुनिटीज, तो आपको यहाँ पे समझना होगा। इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिस में भी यही चीज़ कराई है कि जब आप डीआरडीओ में हमारे टेक्निकल बैच में हो या एमसीक्यू बैच में हो, तो एमसीक्यू बैच में भी अगर आप जाएंगे तो आप कंटेंट में देखेंगे, प्लीज़ दरवाजा बंद करो ना, कंटेंट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कंटेंट समझ में आएगा। अरे तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो इस कंटेंट में इंजीनियरिंग ड्राइंग एमसीक्यू मैंने इसलिए सबसे पहले कवर किया था बच्चों। तो अगर सर मटेरियल साइंस एमसीक्यू कर रहे हैं, उसके बाद अब अगला सब्जेक्ट दोनों के स्टार्ट है, तो एक साथ 4 सब्जेक्ट जो होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आप आएंगे तो बच्चों इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में भी आप देखोगे तो बेसिक्स ऑफ ईडी और प्रॉपर जो है इसमें मैंने प्रोजेक्शंस, आपके सेक्शन, सॉलिड्स ऑफ सेक्शंस, ये सब पोर्शन वहां से कवर किया। लास्ट में मैंने ऑटोकैड भी कराया, बेसिक्स ऑफ ऑटोकैड। इस बेसिक्स ऑफ ऑटोकैड में वो सारी कमांड और पिछले बार जो डीआरडीओ में क्वेश्चन पूछा गया था वो सब भी, ये सब कुछ इसमें लिया गया है। तो जरूरी क्या है कि वो आप वो देखिए, आप अपने आइडिया से एक दायरा कवर करते हैं कि यार मैं क्या क्या मुझे कवर करना चाहिए जिससे कि मैं सब कुछ पेपर को टारगेट कर पाऊं। बाकी फ्लक्चुएशंस बच्चों पेपर में हमेशा आते रहेंगे। हम ये कहते हैं कि इनजस्टिस हम उस चीज को तब कहेंगे जब हमारे साथ कोई चीज फेयर ना हो रही हो।
पेपर के लेवल को आप कभी इनजस्टिस मत आंकिए, क्योंकि पेपर का लेवल अगर ऊपर नीचे जाएगा वो सबके लिए सेम चीज होती है, तो वो इनजस्टिस नहीं होता। इनजस्टिस वही होता है जैसे हमने एसएससी जेईई मेंस में कहा कि एसएससी जेईई मेंस का पेपर टफ आया, वो इनजस्टिस नहीं है। लेकिन इनजस्टिस क्या है कि सिर्फ मैकेनिकल का पेपर टफ आया और पोस्ट E&M की है, तो वो इनजस्टिस है। तो इसीलिए इन पेपर में अगर पेपर टफ भी आया तो वो इनजस्टिस नहीं होगा आपके लिए, वो आप पेपर देंगे, जितना होगा उतना ही करेंगे, सबके लिए सेम होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम अपनी तरफ से 100% प्रैक्टिस करके चले, फिर जितना आया आया, जितना नहीं आया नहीं आया। समझ आ रही बात? तो कंपटीशन बच्चों यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल या कोई ये वाला मिक्सअप नहीं है, आपका अपने लिए कंपटीशन है। तो यू हैव टू स्कोर योर मार्क्स बाय योरसेल्फ इन योर ब्रांच, इन योर सिस्टम। क्लियर? आपको वहां स्कोर करना है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब जो है समझ में आया होगा। अगर इस गाइडेंस में आपको कुछ भी लगता है कि कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए, कुछ भी, तो आप फ्री हैं अपनी राय देने के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा, उसमें चीज़ें जो है आगे जाके उसी तरह के सेशन को हम डिस्कस करेंगे। आप चाहते हैं कि कोई प्रॉपर न्यूमेरिकल सीरीज सर यूट्यूब में हमारे लिए लेके आएँ, या कुछ भी ऐसा जो आप चाहते हैं कि डेडिकेटली DRDO या इससे रिलेटेड किया जाए, तो ज़रूर करें, ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि उन सभी बातों के बेसिस पे ही हम डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है। क्योंकि हमारे लिए भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमेशा आप ही रहते हैं, और आप इतने बड़े हैं, इतने समझदार हैं कि आपके किसी के कोर्स दिखाने से या किसी के समझाने से आप इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। आप इतने समझदार हैं कि आप सबकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके बाद अपना विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आपको डिसीजन लेना होता है कि मुझे कहाँ से क्या चीज़ करनी है। ठीक है ना? आपका अपना पैसा, आपका अपना समय होता है। तो मैं यही कहूँगा, चाहे हमारे ऊपर हो या कहीं भी, ऐसी जगह व्यर्थ ना करें जहाँ उसका कोई आपको आउटपुट नहीं मिलना है। अगर आपको जरा सी भी हेल्प होती है, कुछ भी परसेंट, 1% भी आपको हेल्प होती है कहीं पर, वहीं अपना पैसा और समय जो है वो दोनों आपको देना है। तो चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और उम्मीद करूंगा बेस्ट विशेष है आप लोगों के लिए कि CBT 1 मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का क्वालिफाई हो, जिससे कि वो CBT 2 की तैयारी हमारे साथ मिलकर कर सके। थैंक यू।